जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका एनसीईआरटी की इस सीरीज में अगले वीडियो में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। आज हमें फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है शासक और इमारत। 7th से पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। जियोग्राफी की भी एनसीईआरटी कंप्लीटेड है। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर के लाभ उठा सकते हैं। पीवाईक्यू की सीरीज बहुत बढ़िया चल रही है यूपीएससी के। आप एक बार देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वो सीरीज आप नहीं छोड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू और स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे फ्यूचर में बन सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो हमें पढ़ना है शासक और इमारतें। ठीक है, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार का चित्र बना हुआ है। इसमें कुछ नक्काशी टाइप की आपको दिख रही है। चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? लगभग 1199 में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। यानी इसमें मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाएं दी गई हैं। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? आप देखेंगे इसमें अभिलेख लिखे हुए हैं जो मैंने बताया। ठीक है, ये अभिलेख अरबी में है। तो पहली बात तो किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ठीक है, कोणीय आपको दिख रहा होगा। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। जब ये बनी थी तब कुछ ही इमारतें थी जो पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? दक्षिण भारत में मंदिर इससे पहले कई अच्छे अच्छे बन चुके थे, लेकिन ये उत्तर भारत की बात हो रही है। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल, मकबरे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की चीजें थी। यानी एक तरफ उन्होंने अपने लिए चीजें बनवाई, किले, मकबरे, महल। दूसरी तरफ जो सामाजिक चीजें थी उसको बनवाई कह सकते हैं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। यानी सिर्फ राजाओं के द्वारा निर्माण नहीं होते थे, बल्कि जिसके पास भी पैसा था वह व्यक्ति निर्माण कराता था। ठीक है, घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के विशेष अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए। मैंने बोला दक्षिण भारत में मंदिर बन चुके थे, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत में नहीं बने थे। उत्तर भारत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर बन चुके थे। आप देखेंगे तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने बनवाए थे, पाल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां उसके पहले छज्जे के नीचे। तो अभिलेखों की पट्टियां कहाँ हैं? पहले छज्जे के नीचे। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर जब क्षतिग्रस्त हो गई तब कौन आया? तब अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो इन लोगों ने मरम्मत करवाई, ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने बाकी के जो मंजिल हैं उसका निर्माण कराया। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म इल्तुतमिश ने किया।
और जीर्णोद्धार इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत करा है। आगरा के आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है, यानी क्या शिल्प थी, क्या उनकी सोच थी। छत का ही उदाहरण लीजिए, हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की तीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत है। आज बढ़िया बढ़िया मकान का निर्माण हो जाता है सब कुछ, क्योंकि आज व्यवस्थाएं हैं, आज चीज़ें हैं। लेकिन पहले इतने वर्ष पहले इतनी बढ़िया चीज़ें कैसे निर्माण हो जाता था, ये सोचने वाली बात है। यही कहा जाता है कि कितना कुशल श्रमिक रहा रहता होगा उसमें, कितना ज़्यादा अच्छे परिष्कृत चीज़ें बन रही थी। अधिरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग जो है वह अधिरचना कहलाता है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी के बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? राजस्थान के बूंदी में। अपनी स्थापत्य सुंदरता के विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था। ठीक है, कहाँ है ये? राजस्थान के बूंदी में रानी जी की बावड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वीं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई। तो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण किस समय की शैली है? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य की। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ीदार कुओं, बावली आदि का निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? दिल्ली की कुफत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। इधर क्या है? मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक है। आज भी ऐसी चीज़ें बनती हैं, आप देखोगे मकान में डिजाइन बनती है, ठीक है। कहीं पर ऐसी डिजाइन बन जाती है, कहीं पर ये डिजाइन बन जाती है, और कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे 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 डिजाइन बनती है, फिर इधर ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो कई टाइप की डिजाइन बनती रहती है। तो आज बनाना आसान है, आज हम जो लकड़ी का पटरा होता है वह सब रख के उसको एक अलग डिजाइन से बना के और बना देते हैं। जैसे आप लिविंग एरिया देखोगे, छत पे जो सीलिंग होती है उसमें कई डिजाइन बनती हैं, ठीक है, कई डिजाइन बना देते हैं। तो आजकल बनाना आसान है, लेकिन तब बनाना, जब इतने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो थोड़ा कठिन था। अब आते हैं मंदिर। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण हुए कुछ। कौन कौन से? चित्र 3 का, यानी ये वाला चित्र आप देख सकते हो, शिव की स्तुति में बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा ये? कंदरिया महादेव मंदिर। किसने कराया था? चंदेल राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। 999 याद दिखाएगा, याद ये रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजवंश ने निर्माण कराया था। ठीक है। 3 खा की बात कर लो इधर वाले की। ये मंदिर की योजना है कि यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ेंगे, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो यहाँ पर मेन जो देवता होते हैं वो बैठे होते हैं, उनका उनकी मूर्ति होती है। ठीक है। आप इस समय जो मंदिर बन रहा है, बना हुआ है अयोध्या में, वहाँ भी कुछ ऐसे ही दिखता होगा, आप देखेंगे तो। ठीक है। मंदिर की योजना यहाँ पर दी गई है। एक अलंकृत द्वार है यहाँ पर, आप जैसे मैं इसको देख कर दूंगा, आप एक अलंकृत द्वार देखेंगे यहाँ पर नीचे से। इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, यहाँ नृत्य का आयोजन होता है, ये कह सकते हैं नृत्य का आयोजन होता है, पहुंच जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर, गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब ये वाला गर्भगृह होगा। अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते हैं। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित ही इकट्ठा हो सकते थे। कहाँ? गर्भगृह के आसपास, यानी मंदिर की गर्भगृह के सबसे नजदीक वही लोग पहुंचते थे जो राजा होते थे या उनके निकटस्थ कोई होते थे।
खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। खजुराहो समूह जो है, यहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत है। ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना भी हाईलाइट किया तो महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। अब चलते हैं दूसरे मंदिर को देख लेते हैं। ये कौन सा है? तो ये तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है। अब इसमें देखिए आप किस तरह का बना है। यहाँ पे एक मस्जिद मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर ये मेन वाला मिलेगा। ठीक है, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, सबसे ऊंचा था उस समय जिस समय ये बना था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी जो इतनी ऊपर, आपको देखो इतनी ऊपर चीज़ें ले जाकर रखनी है, तो इतनी ऊंचाई पर कोई क्रेन नहीं है कि हाँ उठा के रख लिया, जो इस समय अभी अयोध्या में छत पे रखा गया है। क्या बोलते हैं उसे? शिखर। जो शिखर रखा गया है जो क्रेन से रख दिया गया होगा, लेकिन इस समय जो यहाँ पर रखा गया था शिखर, वो कैसे रखा गया होगा, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाक्य है कि ये वाला शिखर ऐसे कैसे रखा गया होगा। सुनो कैसे रखा गया। उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना था। 1-2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल नहीं, 90 टन। और 1 टन में 100 कुंटल होते हैं, और 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। आप सोच लीजिए कितना होगा। सी सेट है आपके एग्जाम में। ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर तो नहीं ले जा सकता था। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी भी नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। यानी क्या बनाया? ये बनाया ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे लुढ़काते हुए ऐसे 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 करके और मंदिर के ऊपर तक ले जाएंगे। अब ये रास्ता जो है ये कितने किलोमीटर दूर से बनाया गया होगा, ये आपको अंदाजा है? तो देखो, चढ़ाईदार रास्ता बनवाया, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। यानी जो ये बनाया गया था ये कितना लंबा था? 4 किलोमीटर दूर से। सोचो आप, 4 किलोमीटर दूर से ये रास्ता बनाया गया था सीढ़ीदार, जिसके ऊपर ऐसे रोल करते हुए पत्थर को ऊपर ले जाया जा सके। पत्थर को नहीं, शिखर को ऊपर ले जाया जा सके। 90 टन का। आप सोच सकते हो कितना कठिन परिश्रम करके ये मंदिर और इतने बड़े बड़े भवन बनाए गए होंगे, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ऐसा रास्ता किस मंदिर के लिए बनाया गया था? राजराजेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकियों एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो दरवाजे का और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। मतलब यहाँ पे आप देखोगे मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। चित्र 2 का व 2 का की तुलना चित्र 5 का और 5 का से करें। 2 का आपने देखा था, 2 का यहाँ पे आप देखोगे ये इस टाइप का बना है, यानी इस टाइप का। लेकिन यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ आप देखोगे इस टाइप का बना है। पिछले वाले में क्या था? थोड़ा सा ऐसा था। लेकिन हाँ इस समय क्या है? इसमें ये वाला बना है सीधे। ठीक है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यानी अब क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में चूना पत्थर और सीमेंट का काम
बढ़ गया। पहले सीमेंट का काम उतना नहीं होता था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थरों के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता से हो जाता था। अब चित्र 6 में देखो ये वाला जलद्वार निर्माण को दिखाती है एक चित्रकारी। इसे कबरनामा से लिया गया है। कबरनामा किसने लिखी है? मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब। ये अलाई दरवाजे का मेहराब है, आप देख सकते हो। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं। राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। देवता का नाम राजराजेश्वर है और राजा का नाम राजा राजदेव है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। यानी कहा जाता है किंग खुद को क्या समझता था? खुद को देवता समझता था। तो कहता था एक देवता जो है वो दूसरे देवता जो कि मंदिर में बैठे हैं उनका क्या कर रहा है? उनका सम्मान कर रहा है। ठीक है, तो एक देवता यानी राजा जो है, दूसरे देवता यानी जो राजा राजेश्वरम है देवता, उनका सम्मान कर रहा है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ भी चुका है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था क्योंकि राजाओं के पास ही पैसा होता था। वो युद्ध जीत कर आते थे, खुश होते थे और मंदिर का निर्माण कराते थे। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन को प्रतिरूप ला दिया हो। आज भी आप दक्षिण भारत की कुछ मूवी देखते होंगे, वहाँ एक गांव में मंदिर होता है, उस मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है और जो मूवी में मेन कैरेक्टर होता है उसके घर वाले वहाँ मुख्य यजमान होते हैं, वही वहाँ का पूजा पाठ करते हैं हर साल या हर 6 महीने साल बाद 12 साल बाद कुछ ऐसा पूजा होती है। तो आपने कई साउथ इंडियन की मूवीज में देखा होगा। मुसलमान सुल्तान बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में बताया गया। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधि कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। मूसा और सुलेमान की विशेषताएं किसके लिए बताया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए बताया गया है। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। यानी सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार कौन था? अल्लाह था। दूर करके विश्व का सृजन किया और व्यवस्था को संतुलन बनाए रखा, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है? मूसा और सुलेमान की किससे तुलना की गई है? एक यानी अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, वास्तुकार और विधिकर्ता सबसे बड़ा अल्लाह था। ठीक है, फारसी शब्द में आबाद और आबादी का संबंध आब शब्द से निकला है, जिसका मतलब पानी है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, खुशहाली भी हो। ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ किबला मक्का की ओर संकेत, ये जिधर बना होता है उसका मतलब उधर मक्का है। अपने यहाँ ये ज़्यादातर पश्चिम में, पश्चिम के भी थोड़ा सा इधर कोने में बना होता है। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। मतलब जो भी राजा होते थे वह दिखाते थे कि भगवान जो है वह हमारे बहुत नज़दीक हैं, हम भगवान के ही सुपुत्र हैं, हमें भगवान ने यहाँ शासन करने के लिए भेजा है, भगवान ने हमें चुना है क्योंकि हम महान थे,
हम महान थे इसीलिए चुना है, ठीक है। तो ये सब करते थे। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। मतलब भगवान ने हमें भेजा ये दिखाना क्यों जरूरी था, क्योंकि जनता को ये लगे कि हाँ जो शासन कर रहा है वो भगवान के द्वारा भेजा गया, वो सही आदमी, हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना कर पाए। मत समझ रहे हो आप, क्योंकि वो खुद बता दिया कि भगवान ने हमें भेजा है, तुम क्या करोगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इससे ही कहा जा सकता है कि इतिहास है, इतिहास को आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। इतिहास में हर व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है, वो इन्हीं लाइन्स से कुछ और निष्कर्ष निकाल सकता है, हम कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर आप अमृतसर का देख रहे हैं ये, ठीक है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। मतलब ये सोचा था राजा न्यायप्रिय होगा, तो उसी वजह से और वह मंदिर और तालाब ये सब बनवाता था कि उन सब लोगों को लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौजा सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? हमने अध्याय 3 पढ़ा था, वहाँ आप मानचित्र 3 देख सकते हैं, मानचित्र 1 देख सकते हैं। प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी मंदिर मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, वहाँ आपने देखा, और ये यहाँ पर ये पूरा सा सरोवर बना हुआ है, ठीक है। चित्र 7 में भी आपने देखा था, ये बना हुआ है, ठीक है। तो पानी की व्यवस्था हर जगह होती थी। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि राजा जो थे वो मंदिर का निर्माण क्यों करते थे? अपनी शक्ति को दिखाने के लिए भी करते थे, धन संपदा होती थी तो उसके सही उपयोग हो जाए उसके लिए भी करते थे, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए भी करते थे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने ऐसी इमारतों पर निशाना अवश्य साधा होगा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा, कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी। कौन राजा? पांड्य राजा, हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। श्रीमद श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा शेन प्रथम को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें बांध ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। ये किसने लिखा है? धम्मकीर्ति ने लिखा है। धम्मकीर्ति कौन है? बौद्ध भिक्षु। ये क्वेश्चन अपने आप में आ सकता है कि इतिहास प्राचीन भारत में धम्मकीर्ति कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे, जैन थे, तो ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप अलग से निकाल के रखो। हम PYQ कर रहे थे तो वहाँ बताए हुए थे PPTL या PPLT, PPLT कर लो। PPLT क्या है? जो PYQ देखते हैं उन्हें पता है। P से पर्सन, P से प्लेस, L से लिटरेचर और T से टेम्पल। ये चार बहुत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे धम्मकीर्ति क्या है? एक पर्सन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक कौन थे? शेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हैं तो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है, सेन द्वितीय कौन शासक था? तो ये सिंघली शासक श्रीलंका का था। और यहाँ पांड्य का राजा कौन था? श्रीमर श्रीवल्लभ। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, श्रीमर कौन है? श्रीमर
और श्रीवल्लभ किस वंश के या किस, हाँ, किस वंश के शासक थे? तो ये पांड्य शासक थे। पांड्य, नीचे हमने बताया था यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर चेर थे और यहाँ पर पांड्य थे। ठीक है, तो पांड्यों का श्रीलंका से ज़्यादा लेना देना होता था। चोल का भी था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पांड्य राजा था श्रीमर श्रीवल्लभ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पांड्य राजा कौन था? तो श्रीमर श्रीवल्लभ। या 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला श्रीमर श्रीवल्लभ राजा किस वंश से था? तो पांड्यन वंश। यहाँ पे आप देखोगे मुगल चार बाग, लखनऊ में भी एक चार बाग है, चार बाग स्टेशन भी है। हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली में भी है, तो हुमायूं दिल्ली में भी हुमायूं के मकबरे का चार बाग है और लखनऊ में भी चार बाग, पूरा स्टेशन और एरिया ही है। कश्मीर में भी शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग और लाल महल बारी में चार बाग को टिकी बाग के रूप में कहा जाए। ये चार बाग का मुगल शासन में थोड़ा सा महत्व था। चलते हैं इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। यानी जो जहाँ गए वहाँ, आज भी होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं कुछ अच्छा लग गया तो उठा लाए। किसी को हराया राजेंद्र प्रथम ने, वहाँ कोई मूर्ति अच्छी लगी तो उस मूर्ति को उठाकर लाए अपने मंदिर में सजा दी। ठीक है, तो वही है चालुक्यों से प्राप्त सूर्यपीठ का ये क्वेश्चन बन सकता है कि चोल ने कहाँ से क्या लिया था। तो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्यपीठिका लाए थे, एक गणेश मूर्ति लाए थे और दुर्गा की कई मूर्तियां लाए थे। ठीक है, पूर्वी चालुक्य से क्या लाए थे? एक नंदी मूर्ति लाए थे, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव की मूर्ति लाए थे और भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से काली की मूर्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से मैं होता तो अवश्य क्वेश्चन बनाता एनसीईआरटी से। और राजन चोल पर वैसे भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट राजा है। ठीक है, इसने एक गंगा के मैदानों में जाकर राजा को हराकर इसने गंगई कोन चोलपुरम ऐसा कुछ नाम रखा था, ऐसा मंदिर भी निर्माण कराया था। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। चालुक्य पूर्वी चालुक्य और पाल ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोज में, आप वो देखिए जाता। ठीक है, चालुक्यों से प्राप्त क्या लाए थे? सूर्य पीठिका और गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्ति। पूर्वी चालुक्य से क्या लाए थे? नंदी मूर्ति। उड़ीसा के कलिंग से क्या लाए थे? भैरव और भैरवी की मूर्ति। बंगाल से पाल को हराकर काली की मूर्ति। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ये देखो दूसरी लाइन में समकालीन बहुत, जब मेरे सामने ही लगा समकालीन, अगर मैं पूछूं आपसे बरनी किसका समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। अगर मैं पूछूं कबीर जी किसके समकालीन थे, तो आप कहोगे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक देव बाबर इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो ये सब आपकी अपने टेबल के सामने लगा कर रखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं समकालीन। अगर मैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पूछूं तो आप पतंजलि और मनु का नाम लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन तो आप मेगास्थनीज का नाम लेंगे, शुल्कस का नाम लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ये सामने लगा कर रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स में। हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं या लास्ट में छोड़ देते हैं और तभी हम फेल हो जाते हैं। तो गजनी का सुल्तान महमूद प्रथम राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था। फेमस क्यों हो गया? क्योंकि मंदिरों को तोड़ा। आज आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो फेमस नहीं होते हैं, तो वो अनर्गल वार्तालाप कुछ न कुछ बोल देते हैं, भौंक देते हैं और फेमस हो जाते हैं। ठीक है, और उनको फेमस हम ही करते हैं सर्च कर करके। ऐसे लोगों को जितना आप सर्च करेंगे उतनी की उनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप देखा ही मत करिए,
सर्च ही मत करो, शेयर ही मत करो। किसी ने कह दिया कि फलाने ने गाली दी थी, अब आप ढूंढोगे जाके फलाने ने गाली क्या दी थी, क्या गाली दी थी, तो बस उसका फेमस हो गया। अगर मान लो जेल भी जाता तो जेल कितना दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर बेल मिल जाएगी, क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं है कि आतंकवादी हो या किसी की हत्या कर दी हो। ठीक है, तो वो 2-3 महीने मान लो जेल में रह लिया, लेकिन उस 2-3 महीने जेल में रहने के बाद वो बहुत बढ़िया करोड़पति बन गया, क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंसर हो गए। तो हम थोड़ा समझदार लोग हैं, थोड़ा सा ये देखिए कि आज के समय में भी फेमस होने के लिए आदमी अनर्गल वार्तालाप कुछ ना कुछ बोल देता है। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्चा में रहने के लिए जब देखते हैं कि हमारा जो व्यूज है वो कम हो रहा है तो कुछ बोल दो। ठीक है, आप जिसको सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप 50 लोगों को देख रहे हो, थंबनेल ही ऐसा बना लेते हैं कि जाओ चेक करो जाके। तो ये सब चीज़ें गलत है थोड़ा सा। तो उस समय भी यही था, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खासतौर से सोमनाथ का मंदिर महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर गया, और आज भी हम इसको मूर्ख को याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूर्खों को गलत काम करके भी फेमस हो जाते हैं। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है, सोमनाथ पे क्वेश्चन हाल ही में आ चुका है क्योंकि करंट में चर्चा में था, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया स्टैटिक पार्ट। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। ये आप मेंस का क्वेश्चन आप सोचिए। चलते बाग मकबरे और किले पर। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। आप औरंगजेब का नाम यहाँ नहीं देखेंगे, नहीं दिखा औरंगजेब का नाम, में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। मुझे इंटरेस्टिंग तो यही लगता है कि बाबर 4 वर्षों के लिए आया था, 1926 में आया, सॉरी 1900 कहाँ बोल रहे हैं, 1526 आया था, 1426 था, 1526, 1530 तक रहा। उसने अपनी आत्मकथा भी लिख ली और इनमें युद्ध भी करता रहा। व्यक्ति इतने कठिन समय में भी लिख लेता था किताबें। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था तो उसमें आपको पीवाईक्यू में बताया था कि गांधी जी जो थे उन्होंने कितनी किताबें लिखी, जेल में रहकर किताबें लिख देते थे। और हम क्या कहते हैं, पंखा नहीं चल रहा पढ़ाई कैसे करें, वो जेल में बैठकर किताबें लिख देते थे। आप समझो, समस्याएं चल रही हैं, लाठियां बाहर चल रही हैं, गांधी जी की तरफ सब देख रहे हैं कि भाई क्या होगा। आप क्या थोड़ी टेंशन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। वो पूरा भारत को नेतृत्व कर रहा है और जेल में बैठ कर किताबें लिख रहा है। ठीक है, तो ये बाबरनामा लिख रहे हैं, अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं जब इतनी समस्याएं चल रही हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम खुद को उस लेवल पर दिखाते ही नहीं कि हमारे अंदर ताकत है, हम गर्मी में भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग ने ऐसा बिठा रखा है कि नहीं, पढ़ाई तो हम मोबाइल चला लेंगे। जैसे कई लोगों को आप देखेंगे खड़े खड़े 2 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, पता ही नहीं चला उन्हें कि हम खड़े हैं, पैर दर्द हो, लेकिन आप पढ़ खड़े खड़े 10 मिनट पढ़ नहीं सकते, आपको कुर्सी चाहिए। तो सब माइंड का खेल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी आपका माइंड चाहती है, आप यूपीएससी के लिए माइंड पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। आप देखोगे यहाँ ये 4 भाग में पूरा प्लस बना हुआ है, बना हुआ है यहाँ प्लस, ये नाली है। और चारों तरफ ये पीछे दीवार दिख रही होगी रेड कलर से, चारों तरफ दीवार होती थी। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। ठीक है, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। ठीक है, 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। तो मेन क्या याद रखना है, किसके समय से शुरू हुई। स्टेटमेंट यही कॉपी पेस्ट मारेगा, क्या मारेगा कॉपी पेस्ट,
चारबाग बनाने की परंपरा बाबर के समय शुरू हुई। आप कहोगे सही होगा, लेकिन बाबर के समय नहीं शुरू हुई, अकबर के समय शुरू हुई। या हुमायूं कर देगा, शाहजहां कर देगा, तो आपको अकबर याद रखना है। कुछ सर्वाधिक चारबागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि शुरू कब हुई, अकबर के समय में। जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। इससे पहले हमने मुगल शासक ही पढ़े थे, वहाँ तैमूर का जिक्र आया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बने। तो सबसे पहले क्या दिखा, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद और ऊंचा मेहराब प्रवेश द्वार सबसे पहले कहाँ दिखा, हुमायूं के मकबरे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मकबरा का विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। तो यह मकबरा कहाँ स्थित था, चारबाग के मध्य। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तभिस्त की परंपरा में हुआ। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब आप ये समझ लिए, सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा या मिल चुका है, एग्जाम में आ चुका है या आने वाला है। मैं वही अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हाईलाइट जो हो रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि आपको फोकस हाईलाइट पे रखना है। इन हाईलाइट वालों को ही उठा के कॉपी पे लिख लो, क्योंकि यही स्टेटमेंट बनेंगे। ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष है, 8 कमरों से घिरा होता था ये कक्ष। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, ये पूछा गया यूपीएससी में, किस पत्थर से किसका निर्माण हुआ है। तो इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया है। ऊपर वाला जो है ये क्या है, ऊपर वाला काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की चित्रकारी है। ठीक है, ये क्या है, हुमायूं का मकबरा। आगे बढ़ो, ये क्या है, दीवाने खास में सिंहासन का छज्जा है 1648। दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाए थे, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों में दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। शाहजहां ने शाहजहां की बात अगर आए तो आप स्थापत्य कला में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे। जहांगीर की बात करेंगे तो आप, जहांगीर पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जहांगीर की बात करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, तो स्थापत्य कला उस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्या महत्वपूर्ण था उस समय, चित्रकला महत्वपूर्ण था। ठीक है, शाहजहां ज़्यादातर दिलचस्पी स्थापत्य में रखता था और जहांगीर ज़्यादातर दिलचस्पी चित्रकला में रखता था। और ये क्वेश्चन जहांगीर पर पूछ भी चुके हैं यूपीएससी। यूज कैसे पता, पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप आइए एक बार रसास्वादन करिए, मजा आएगा। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुल अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो ये शब्द भी याद रखिएगा, चिहिल सुतुल क्या है, 40 खंभ के सभा भवन है, चिहिल सुतुल। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाया गया था। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसका एक किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, सब अपने आप को यही दिखाना चाह रहे थे, चाहे कोई भी हो, मुगल राज शासक हो या यहाँ के शासक हो, सब अपने आप को भगवान के बाद जमीन पर सबसे बड़ा व्यक्ति दिखाना चाहते थे कि भगवान के बाद अगर कोई है तो कौन है, अपुन है। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता, कौन देवता, आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पितरादूरा क्या होता है, पढ़ लेते हैं। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादूरा तकनीक कहते थे। आप ये बता दीजिए पितरादूरा तकनीक सबसे पहले कहाँ प्रयोग की गई थी? आपको आपकी जो भी आप जहाँ हिस्ट्री पढ़ते हो उन्होंने बताया होगा। पितरादूरा तकनीक सबसे पहले किस स्थापत्य में या किस क्या बोलते हैं इसे, किस बिल्डिंग में यानी किस भवन में या किस मस्जिद में या किस मकबरे में सबसे पहले पितरादूरा तकनीक को अपनाया गया था या प्रयोग किया गया था? शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जहाँ शाहजहाँ के सार्वजनिक सभावन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी के लोगों के साथ समान समान व्यवहार करेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। तो अन्य बाग थे नदी के किनारे, उन्हें नदी तट बाग कहते, कोई बड़ा ही बात नहीं है। इस तरह बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर, आप इसी को देख लो, इस नदी के किनारे है, आप बताइएगा। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। ये ध्यान रखना बाग कहाँ है, इसके दक्षिण में है, ना कि पूरा पश्चिम उत्तर बोल देगा कुछ यूपीसी, तो दक्षिण में है, याद रखिएगा। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण है। शाहजहाँ ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो नदी के किनारे कहानी बहुत बढ़िया चल रही है। उसके बड़े बेटे दारा सिको को ही नदी तक पहुंच मिली थी, यानी सिर्फ कौन नदी तक पहुंच सकता था? दारा सिको, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। बड़ा था कि छोटा पता नहीं, लेकिन भाई था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ये देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर लो। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ होगा, आप देख कर इसमें बताओ। शहर काफ़ी घना बसा हुआ है लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग पर जामी मस्जिद ढूंढ सकते हो? तो ये नदी है, नदी के पास में ही कहीं पर राजा का महल होगा। यहाँ भी देख सकते हो ये यमुना नदी है। ताजमहल यहाँ पर बना हुआ है। यमुना नदी हो गई, ये ताजमहल है। पूरी दीवार आप यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे एक बार तो दिमाग में बना। अब चलते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, 8वीं से 18वीं के बीच की बात हो रही है, यानी पूरा मध्यकाल की बात हो रही है, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। सिंपल सा है, एक क्षेत्र दूसरे में चीज़ें जाती ही हैं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। ये सिंपल है, पता है सबको होता है, लेकिन आपको याद ये लाइन रखनी है कि विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर किसका प्रभाव था? बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतों के वास्तुकला का प्रभाव था। दूसरा, मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिर की वास्तुकलात्मक शैली में फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग यह दिखाया गया है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। चार में छेदी मेहराबों पर ध्यान दें।
ठीक है, इसको पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। ठीक है। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए हमें उदाहरण याद रखना है। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया, हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। ठीक है। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों में गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैली दिखाई गई। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बनेंगे कि किसमें क्या शैली दिखाई गई है। तो ऊपर हमने एक देख लिया, कौन सा, विजयनगर में गोलकुंडा और बीजापुर का सल्तनत जो थे उनकी वास्तुकलात्मक शैली दिखाई गई है। मथुरा में हमने फतेहपुर सीकरी का देख लिया। यहाँ आप देखोगे तो जो मुगल थे उन्हें बंगाल से छप्पर वाली झोपड़ी ले आए। तो यहाँ फतेहपुर सीकरी में गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली को दिखाया गया है। ठीक है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई। सिंपल है कि एक दूसरे में शैली का स्थानांतरण तो होगा ही होगा। जैसे अंग्रेज आए तो इंग्लिश यहाँ से पूरी तरह ख़त्म नहीं हो गई, इंग्लिश अभी भी चल रही है। हम कोट पैंट पहनना अभी छोड़े नहीं हैं। ठीक है। हम चाय पीना छोड़े नहीं हैं। हम पपीता अनानास बढ़िया से खा रहे हैं। तो आपको कि पपीता अनानास कैसे याद आ गया? मुझे यूपीएससी 2025 का एक क्वेश्चन याद आ गया। पपीता अनानास अमरूद क्या देशज शब्द है? नहीं, विदेशज। देशज शब्द नहीं, देशज फल नहीं है, विदेशज है। कौन लाया था? तो ऐसे काम पुर्तगाली बहुत करते थे। तो आप बताओ, आलू, आलू क्या अपने यहाँ का है, बाहर का है? तो कई बार जब साथ में कई लोग होते हैं तो चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफर होती हैं। वैसे यहाँ भी स्थापत्य कला में भी चीज़ें थी। ये क्या है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित। तो मुगलों से यहाँ के लोगों ने कुछ लिया, कुछ लोग मुगलों ने हमारे यहाँ से कुछ लिया, तो दोनों सब मिल जुल गए। ऐसे ही आप देखोगे इस समय ही 12वीं शताब्दी में फ्रांस में एक चर्च की बात हो रही है। ठीक है। ये भी आप देखोगे कि हाँ, ये स्थापत्य कुछ बना है ऐसा। ठीक है। इसमें अगर आप शिल्पकार हैं, जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लिखना है, आप यह कार्य कैसे करेंगे? आज भी कभी कभी ऊंची चीज़ पे चढ़ना होता है तो बहुत समस्या होती है। उस समय तो बहुत कुछ नहीं भी था तब भी। बाकी आप सब निकालिए, ये आपको पढ़ना है, ये करेंगे। ये देखो, आप लोग करोगे तो आपको मेंस में फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको लगता है ये क्यों करें, तो आप सच में पीछे जा रहे हो। ठीक है। क्योंकि सब करते हैं, ये जो भी टॉपर्स हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस करने चाहिए। भले लिख के मत देखो, लेकिन इसको पढ़ के एक बार सोचो कि हाँ, मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं। ठीक है। जैसे ये लिखा है, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? तो ये आप सोचेंगे तभी आपका एस्से जो है वहाँ भी सोचने वाले ही आते हैं। आपका एथिक्स है, वहाँ भी केस स्टडी भी कुछ आती हैं। जीएस के जो भी पेपर लिखने को होते हैं वो सोचने वाले ही तो होते हैं। एस्से में कितने बढ़िया बढ़िया खतरनाक खतरनाक लाइन आती हैं। तो तभी कर पाओगे जब ये सोचोगे आप। ठीक है। तो इन सबको सोच के लिखा करो। अगर नहीं लिख सकते तो सोचो तो एटलीस्ट। कल हम पढ़ेंगे नगर व्यापारी और शिल्पी जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इस हिस्ट्री का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। देखो 6 में पूरा इंसेंट है, तो एक किताब में पूरा प्राचीन भारत लिखना है तो थोड़ी सी बड़ी तो होगी ही। ऐसे 7th में पूरा मिडाइवल है, 1000 वर्षों का इतिहास है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही मसाला दिया गया, तो सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। ऐसे 8 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ भी सब इम्पोर्टेंट है। 9 10 थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है तो वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 12 में हम फिर कूदेंगे, फिर वही एंसेंट मिडाइवल मॉडर्न की बात हो जाएगी। तो 6 7 8 और 11 12 ये 4 5 जो किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 9 10 आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा।
बाकी PYQ की सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।